चलता रहता है कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, या जैसे किसी का आप देख लेते हैं, लोगों को लगता है बड़ी दबंगई है इंग्लिश मीडियम वालों की। ऐसा कुछ भी नहीं, हर जगह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी भी आप कोई ऐसी जीवन चाहती हैं जहाँ चुनौतियाँ ना हो, तो ये एक झूठ है। चुनौती है, उस चुनौती से लड़िए, अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करिए, इतना सेल्फ बिलीव जिसे हम कहते हैं, आप उसको रखिए, उससे लड़िए। और आपका अगर गोल है कि आपको सेवा में आना है, नौकरी करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो बनिए। लड़ना आपको मैंने किया कि इंजीनियरिंग से, और इंजीनियरिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई मतलब रिग्रेट है या नुकसान है। मुझे लगता है कि वो शायद जो इंजीनियरिंग के 4 साल हैं, उन्होंने इतना अच्छा मुझे एक्सपोजर दिया कह सकते हैं। जी। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मेरे सामने नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति अंजनी यादव जी बैठी हैं। नाम पे कंफ्यूज ना हूँ, नाम से थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अंजनी नाम जो रखा जाता है मेल का रखा जाता है, तो मैंने देखा कि फीमेल हैं आप, तो बड़ा प्यारा नाम है। अंजनी यादव जी का 2022 में 12वीं रैंक है और आपको एसडीएम पद मिला है, और बड़ी व्यस्तता है, लोग आने जाने वाले आ रहे हैं। हम इनकी सारी स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे कि आखिर ये इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे इन्होंने तैयारी करी, सब कुछ। मैं ढेर सारी शुभकामना बेटा। थैंक यू सर। अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। खुशी है, परिवार को ज़्यादा खुशी है, और जितने भी मित्र हैं या जो परिवारी जानने वाले हैं, उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ही रैंक आ गई है। जी, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत प्यार मिल रहा है चारों तरफ से, और दोस्तों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा। मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस ड्यूरेशन में, उनको स्पेशली पता है कि कितना स्ट्रगल है या क्या है, तो बहुत बहुत खुशी है। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए अपना। मेरे पिताजी यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। जी। और माताजी मेरी गृहिणी हैं। सबसे ज़्यादा योगदान मुझे लग रहा है उन्हीं का रहा है। पेरेंट्स का तो हम कह सकते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हम ले सकते हैं कि अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें पेरेंट्स का ही हाथ है। और मेरी एक बड़ी बहन है, वो भी यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, कानपुर में है वो, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें 12वीं रैंक प्राप्त हो गई है। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका और जर्नी दोनों इंक्लूड कर दीजिए। मेरी पूरी पढ़ाई यहीं से हुई है, लखनऊ से। एलपीएस से हुई है 10th और 12th। उसके बाद मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में AKTU से। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने 5 वर्षों तक नोएडा में ही थी मैं, और मैं जॉब कर रही थी कॉरपोरेट में। फिर कोरोना के टाइम पे मैंने स्विच करने का सोचा, क्योंकि थोड़ा सा वर्क सेटिस्फैक्शन वाली बात आ रही थी कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। इंडिया के परिवेश से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नाता ही टूट चुका है। तो अपने समाज से जुड़ने का एक प्रोस्पेक्ट जो सोचा, और एक करियर की तरह सिविल सर्विसेज को सोचा कि ये हम कर सकते हैं, और शायद मुझे लग रहा था कि मैं उतना पुश कर सकती हूँ खुद को भी, उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं शायद मुझ में। तो थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ आया दोस्तों के थ्रू, या जो परिवार में भैया वगैरह हैं उनसे, कि एक बार ट्राई देके देख लो। तो फिर वही जॉब क्विट की, और क्विट करने के बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की। तो एक प्लान भी 1-1.5 साल के बाद आने लग गया, क्योंकि आती हुई सैलरी 4-5 साल से, और फिर वो जब रुक जाती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि जी, एक तो आपकी खुद की सैलरी नहीं आ रही है, ऊपर से आपको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बाहर से लेना पड़ रहा है। तो फिर एक प्लान बी के तौर पे मैंने विद्युत विभाग में एक फॉर्म आया हुआ था, तो मैंने उसको फिल कर दिया। कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, बस ऐसे ही फिल कर दिया था। तो वो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी मैं वर्तमान में सुल्तानपुर में कार्यकारी सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। जी। तो उसके बाद फिर ये रिज़ल्ट आ गया था। फिर मैंने मेंस लिखा है, और मेंस लिखने के बाद, पहला मेंस था मेरा जब 2022 का अटेम्प्ट था, तो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। तो इस बार प्री क्लियर हुआ, और मेंस पहली बार लिखा है, पहली बार ही इंटरव्यू दिया है। तो आशीर्वाद से आप लोगों के इस बार क्लियर हो गया। ये सीरियसली अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सीरियस जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, तब तक मेरा मेंस के लिए मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो ऑप्शनल मैं सोच रही थी, ज्योग्राफी लेके थोड़ा सा चल रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो मतलब ये था कि प्री मैंने अच्छे से पढ़ के दिया था, बट उसमें करंट अफेयर्स उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी जिस तरह से एग्ज़ाम की डिमांड है। करंट अफेयर्स बहुत एक बड़ा मैटर हो जाता है, क्योंकि 27-28 क्वेश्चंस प्री में होते ही होते हैं। तो इस बार लेकिन मैंने ऐसे दिया था कि मेरा ये 100% है उस तरह से, तो वो लकीली मेरा क्लियर भी हो गया। जी। मीडियम का क्या असर आप मानती हैं? आप तो इंग्लिश मीडियम की रही हैं। लोग इंग्लिश मीडियम को बताते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिलेक्शन होता है, हिंदी वालों का नहीं होता है।
सर अगर ऐसा होता कि हिंदी मीडियम वालों का नहीं हो रहा होता तो फिर किसी का भी नहीं होता। जी जी जी, करेक्ट करेक्ट है ना। और अगर इंग्लिश मीडियम वालों का कुछ एडवांटेज काइंड ऑफ होता तो फिर सारे सिलेक्शंस उनके होते, या कुछ ऐसा रेशियो हमें देखने को मिलता कि 50 ऐसा 50% जा रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मिथ है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ देवनागरी में लिख दिए जाते हैं, या इंग्लिश के जो स्पेशली साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें, मेंस का जो जीएस पेपर 3 है उसकी बात करें, तो वो एक इंग्लिश की वोकैब उसमें ऐसी है जिसका हिंदी अगर आप देखेंगे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो वो एक नॉर्मल सा वर्ड है, सबको पता है, बट उसका हिंदी औद्योगिकरण हो जाता है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो कुछ जगहों पे है, बट हमें लगता है कि हमारा समाज अब उस तरह से उभर रहा है कि उतना हिंदी, अगर कोई हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहा है तो वो बेसिक टर्म्स उसको पता रहते हैं। तो ये थोड़ा इससे बचें, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इससे बचिए कि ये जो चलता रहता है कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, या जैसे किसी का आप देख लेते हैं, लोगों को लगता है बड़ी दबंगई है इंग्लिश मीडियम वालों की। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस जगह पे रहते हैं उत्तर प्रदेश में एक हिंदी बाहुल्य प्रदेश है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको उतनी हिंदी तो सीखनी ही पड़ेगी और आनी ही चाहिए कि आप समाज में रह के कार्य कर सकें और समाज को समझ सकें। अगर आप भाषा ही नहीं समझेंगे तो आप शासन प्रशासन में कैसे काम कर पाएंगे। कितना आप मानते हैं, देखिए बच्चियों के सामने कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ भी हो, लड़का लड़की में अंतर आज भी है और रहेगा, बदलाव हुआ है, लेकिन समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। आपको क्या लगता है कि किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? सर ये बात सच है, 2 अलग अलग जेंडर्स हैं, अब 3 जेंडर्स हो चुके हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, LGBTs की बात भी होती है, 3 जेंडर्स हैं, तीनों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, और तीनों के अपने कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदे भी हैं, जिसमें वो तेज होते हैं, जिसमें वो बाकी दोनों वर्गों से आगे हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं, और मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड भी हमेशा रखती हूँ कि मुझे ऐसी कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है लड़की होने की वजह से। ना तो मेरी स्कूलिंग में कोई प्रभाव पड़ा, ना तो ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तो मुझे ऐसा कुछ पर्सनली सामना नहीं करना पड़ा है। मेरे लिए बहुत ईजी रही है जर्नी। अब उस ईजी जर्नी में कुछ अगर आ रहा है कि 1-2 चीज़ें ऐसी आती हैं, तो वो मुझे लगता है लड़कों की जर्नी में भी आती हैं, तो वो तो देखने का नज़रिया है कि आप उसको चैलेंज की तरह लेते हैं और आप उससे ओवरकम करना चाहते हैं। और या तो फिर दूसरा ये एंगल हो सकता है कि आप उसको देख लें कि वो चैलेंज है, ये मेरी शॉर्टकमिंग है, अब मैं इसी पे रह जाती हूँ, तो उसको पॉजिटिव से सोचें और जो भी चैलेंजेस हैं उसको थोड़ा पॉजिटिवली लें, उससे ओवरकम करें। आप सोचें कि अच्छा ये ठीक है, ये चलता चला आ रहा है, अब इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। और स्पेशली अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे ये बहुत सच है कि निम्न वर्ग में या मध्यम वर्ग में अगर आप लड़की हैं तो एजुकेशन एक बैक सीट ले लेता है। ये एक बात आ ही जाती है कि शादी कर देते हैं या पढ़ाई रोक देते हैं। बड़ा दबाव तो यही रहता है आजकल पेरेंट्स के ऊपर, खर्च कहाँ से आएगा अगर हमने पैसे वो खर्च कर दिए पढ़ाई के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा फैमिली मौका भी कम मिलता है बच्चियों को आजकल। जी, अगर आपका ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है तो मैं उन बच्चियों से बस यही कहना चाहूँगी कि चुनौती हर जगह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी भी आप कोई ऐसी जीवन चाहती हैं जहाँ चुनौतियाँ ना हों, तो ये एक झूठ है। चुनौती है, उस चुनौती से लड़िए, अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करिए, इतना सेल्फ बिलीव जिसे हम कहते हैं, आप उसको रखिए, उससे लड़िए। और आपका अगर गोल है कि आपको सेवा में आना है, नौकरी करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो बनिए, लड़ना आपको पड़ेगा। अगर सर आपने इंजीनियरिंग की जी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में स्विच कर दिया, कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क में इंजीनियर बनने की पीछे ख्वाब रहा होगा, उसके बाद कहाँ से या तो चोट लगे, 2 चीज़ें होती, या तो कहीं से मोटिवेशन मिले पॉजिटिव वे में, या तो कोई चोट लगे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हम इसका खुलासा जानना चाहेंगे आपसे। सर मैं जॉब कर रही थी तो मैं खुश थी उसको लेकर के कि करियर में सर 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपको फिनेंसेस के लिए आप अपने ऊपर आ जाएं। दूसरा ये कि जब आप काम कर रहे हैं रोज़ वही 9 to 5 या जो भी आपका है 7-8 घंटे 10 घंटे आप देते हैं, उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। शुरू मतलब ऐसा लगे कि 10-15 साल जब आप नौकरी कर चुके हैं तो आपको एक ऐसा लगना चाहिए कि आपने समाज को कुछ वापस दिया है, समाज के लिए आप कुछ कर पाए हैं। तो जब मेरा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक तरीके से मुझे आ गई और फिर एक मोनोटोनस जॉब वाली बात आ गई कि अभी सब सही है, तो उस टाइम पे मुझे ये ख्याल आया कि मतलब थोड़ा लगने लगा कि समाज से मैं और जुड़ सकती हूँ, या मैं जैसे
शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकती हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस सेवा में आऊँ तो महिलाओं के प्रति काम कर सकती हूँ, या बच्चों को सेंसिटाइज कैसे कर सकते हैं उस पे काम कर सकती हूँ, बच्चों को एक सही मायने में पढ़ाई क्या होती है वो मैं उस पे काम कर सकती हूँ। तो इस वजह से फिर वो स्विच मैंने किया कि इंजीनियरिंग से। और इंजीनियरिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई मतलब रिग्रेट है या नुकसान है। मुझे लगता है कि वो शायद जो इंजीनियरिंग के 4 साल हैं उन्होंने इतना अच्छा मुझे एक्सपोजर दिया कह सकते हैं। जी जी इतना अच्छा मुझे एक्सपोजर दिया है और एक पर्सनालिटी जैसे इवॉल्व हो पाई है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और बैचलर कोर्स करती तो इतना मुझे बेनिफिट मिल पाता जितना मुझे इंजीनियरिंग से मिला है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए कोचिंग का ट्रेंड चल रहा है, पुअर कंडीशन के बच्चे पहले ही हिम्मत हार जाते हैं कि हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे, और शिक्षा आजकल महंगी भी हो गई है। तो उनके लिए क्या आप क्या राय देंगी? जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं या पीसीएस करना चाहते हैं तो कोचिंग महंगी है, ठीक है। आपके पास अगर उतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, अगर है तो मैं तो कहूँगी कि आप कर लीजिए कोचिंग, और अगर नहीं है आपके पास तो फिर तो अब देखिए हमें मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। अब उसमें हमें ये छांटना पड़ेगा कि क्या आप खुद से पढ़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स, और क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको कोचिंग की मदद ले लेनी चाहिए। ये फाइनेंशियल वाला थोड़ा सा मेरे साथ भी इशू था, क्योंकि बहुत एक तो बड़े शहरों में रहने का खर्चा ही बहुत आ जाता है, और आप छोटे परिवार से ऐसे निकल के आएँ। फिर दूसरी बात होती है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, आपको फिर लगेगा कि 2-3 साल में आपने 10 लाख रुपए खर्च भी कर दिए और फिर नहीं हुआ तो वो एक और सेटबैक हो जाता है। तो मेरा तो अपना मैंने ये किया था कि प्री के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, बेसिक रीडिंग मैंने खुद से की है। आप ढूंढ लीजिए, कुछ ऐसा मिल जाएगा। जैसे कि मुझे बहुत फॉर्चुनेट थी मैं कि मुझे खान सर वाली क्लासेस मिल गई थी, जिसमें बहुत ही कम पैसों में मैंने बेसिक अपना पढ़ लिया था सिलेबस। तो आप ऐसा कुछ देखिए, यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें मोटे मोटे टर्म्स सर्च कर लीजिए। ज्योग्राफी का कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा तो सर्च करके समझ लीजिए। आप बेसिक रीडिंग खुद से ले लीजिए, मत ज्वाइन करिए कोचिंग। जब आपका प्री लगे कि अब मेरा तैयार हो चुका है, मैं मॉक में अच्छा स्कोर कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं रेडी हूँ, फिर आप मेंस के लिए क्रैश कोर्सेज आते हैं जो कि आपको 15,000 20,000 में 10,000 में मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपका ऐसे ये कि पूरा उतना पैसा नहीं लग रहा है जो आपको लग रहा है कि मैं 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए नहीं स्पेंड कर पाऊंगी। तो आप कुछ रीडिंग खुद से लीजिए, कुछ खुद से पढ़ लीजिए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अब। और फिर मेंस आते आते उसके लिए कंटेंट जो चाहिए होता है, जो कि आपको कैटेगराइज्ड वे में चाहिए होता है, उसके लिए आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। प्री मेंस इंटरव्यू 3 फेज होता है, तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजी आप 2-3 मिनट के अंदर में बताएं, क्योंकि नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी जी, प्री के लिए थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक पे आप जाएं। गेस वर्क पे थोड़ा सा डिपेंडेंस रखें अपनी। गेस वर्क का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाएं। आपके कॉन्शियस में होगा तभी वो आपको आंसर लग रहा होता है कि ये बी है, आपने कहीं पढ़ा है तभी आपको लग रहा है कि वो है। तो ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मॉक दें, जितने ज़्यादा आप मॉक देंगे उतना आप नेगेटिविटी, जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसको डील कैसे करना है उस पर आप काम कर पाएंगे। दूसरी बात है मेंस की, उसका एक ही सोल्यूशन है, आंसर राइटिंग। बहुत सारी आंसर राइटिंग करें, बहुत क्वेश्चंस लिखें। उसको लिखते समय ये ध्यान रखें कि ये इंट्रो है, ये बॉडी है और ये कंक्लूजन है। 7 मिनट का टाइमर लगाएं, 10 मिनट का टाइमर लगाएं, उस टाइम पीरियड में ही लिखें। इवैल्यूएशन करवाएं, कोचिंग से इवैल्यूएशन करवाएं या जो भी साथ में आपके फ्रेंड्स हैं उनसे इवैल्यूएशन करवाएं। मेन आंसर राइटिंग का तो यही एक टेक्निक है, उसमें जितना अच्छा आप कंटेंट डाल सकते हैं वो डालें, उसको अच्छा बनाएं। 1-2 नंबर हर क्वेश्चन में जैसे फेच कर सकते हैं करें। इंट्रो के लिए अलग से पॉइंटर्स बना लें, वो आपको काम करेंगे। कंक्लूजन के लिए अच्छे अच्छे पॉइंटर्स बना लें, वो काम करेंगे। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं हो सकती सर मुझे ऐसा लगता है। मॉक तो दिया ही होगा कहीं कहीं। मॉक देना अलग बात होती है, बट उसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती है। मुझे ये लगता है कि जिस दिन से आप ये तैयारी में आते हैं, एस्पिरेंट बनने के लिए आप आते हैं, उस दिन से पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। उसी दिन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, आपका ओपिनियन बनना शुरू हो जाना चाहिए। आपका एक होता है ना सर कि स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो धीरे धीरे मिटना चाहिए। आपके अंदर अगर बदलाव आना शुरू हो चुका है, आपकी पर्सनालिटी आपको लग रहा है चेंज होनी शुरू हो चुकी है, इसका मतलब कि इंटरव्यू की तैयारी अब आपकी शुरू हो चुकी है। तो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए 1.5-2 साल लगते हैं, वो आप दीजिए। मेंस का रिजल्ट आने के बाद कोई तैयारी नहीं हो सकती है, तब सिर्फ इतना होता है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं,
वही जो पीटी और मेंस के लिए पढ़ा जाता है वो पढ़ लीजिए, मॉक दीजिए। मैंने 3 मॉक दिए थे। मेरे तीनों मॉक बहुत हेल्पफुल रहे थे। जो भी फीडबैक मिला उसको मैंने अप्लाई करा और मेरा लकीली हो गया। बट सबसे मुश्किल मुझे लगता है पर्सनालिटी टेस्ट ही है, क्योंकि उसको तैयारी में 1.5-2 साल चाहिए ही चाहिए। वो हर दिन की तैयारी आपको बनाएगी, तभी आपकी पर्सनालिटी वैसी बनेगी। वैकल्पिक विषय हटने से क्या प्रभाव आपको लगता है कि उसका क्या नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है? अब सर नुकसान और फ़ायदे तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो आयोग का डिसीजन है, वो जानते हैं उन्होंने क्यों लिया। एक मोटा मुझे लगता है कि रीज़न ये था कि जैसे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते थे, और जैसे पॉलिटिकल साइंस है, एक सब्जेक्टिव है। ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिला हमको लग रहा है। बेनिफिट जी मिला है कि क्योंकि वो स्केलिंग नहीं होती है हमारे यहाँ आयोग में, जैसे यूपीएससी स्केलिंग कर लेता है। तो अभी ठीक है कि सबको एक ही चीज़ पढ़नी है, सब लोग एक ही पैमाने पे नापे जाएंगे। तो अब यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं जी। एथिक्स चौथा पेपर जो होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर एथिक्स मुझे लगता है कि वो एक ऐसा पेपर है जो कि बहुत डिफरेंस ले आएगा, क्योंकि उसको किसी किताब से पढ़ करके आप नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए भी मैं सेम चीज़ बोलूँगी जो मैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बोल रही हूँ, वो भी 1 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है, 3 महीने में नहीं पढ़ा जा सकता है। वो आप तभी अच्छा लिख पाएंगे जब आप फेक नहीं कर रहे हैं, जब आप सच में वैसा ही सोच रहे हैं। जिस तरह के आप क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एथिक्स के लिए अपना थोड़ा सा ब्रॉड करिए पर्सपेक्टिव। किसी भी चीज़ को एक ही एंगल से देखने के बजाय मल्टी डायमेंशनली उसको सोचिए, उसका पॉजिटिव सोचिए, उसका नेगेटिव सोचिए, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स पे सोचिए और थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल लेकर के आइए, तभी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। प्लान बी, इसका तो अच्छा अनुभव है आपको, क्योंकि प्लान बी आपने रखा था। क्या आज के समय में पेरेंट्स को प्लान बी लेकर चलना चाहिए? सर ये बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है मुझे लगता है। आप अपना देख लीजिए कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। आप अगर इस पोजीशन में हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं और आप 5-6 साल देते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। रिजल्ट आने वाला होता है तो यही लगता है कि लिस्ट में नाम आ जाए। ये नहीं मुझे लगता कोई सोचता है कि रैंक आएगी या नहीं आएगी। तो कोई वो नहीं है कि आप अच्छा लिख के आएंगे और आपका हो जाएगा। तो आप अपना एक बार प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिए अपने, कि आपके पास क्या है, कितना बैकअप है। अगर आपका 5 साल के बाद नहीं होता है तो क्या आप हताश तो नहीं हो जाएंगे, क्या आप डिप्रेशन में तो नहीं चले जाएंगे? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? मेरी थोड़ी वैसी ही है कि अगर मैं 2-3 साल देती और फिर मेरा ना होता तो शायद मैं अच्छे स्टेट पे ना होती। तो इसलिए मैंने प्लान भी रख लिया था कि एक रख ले, कहीं फैमिली का दबाव ही ना पड़े, इसके लिए तो नहीं रखा था आपने? नहीं, फैमिली का एक्चुअली कोई दबाव नहीं था। फैमिली भी कम से कम, पेरेंट्स कितना भी है, गर्ल्स के मामले में थोड़ा दोहरा चरित्र होता है, थोड़ा तकलीफ होगी लोगों सुनने में, क्योंकि वही बॉयज़ होता है, लड़का होता है, सोचते हैं बेटा तुम हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा तुम पढ़ते रहो, और लड़कियों के मामले में 2-3 साल बाद और जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं, इसलिए कहती हैं बेटा 3 अटेम्प्ट हो गए, आगे जिम्मेदारी आगे आप निभाएं। जी। तो सर अब यही मैं कह रही थी कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो आप रख लीजिए अपने लिए प्लान बी। पर्सनली मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा अपना इंडिविजुअल डिसीजन था कि मैं एक प्लान बी ले लेती हूँ, मेरी सैलरी कहीं से आनी शुरू हो जाए, इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अपना देख लीजिए, अगर ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर है तो उससे आपको डील करना ही पड़ेगा। आप अपना प्लान बी रखिए। प्लान बी रखने में कोई बुराई नहीं है। जब आप प्लान बी रखेंगे, 1-2 रीडिंग अगर आपकी हो चुकी है, 1-2 अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, तो फिर आपको रिवीजन ही तो करना है। तो आप जॉब करिए और एग्ज़ाम्स दीजिए। और कोई रुचि आपकी पढ़ाई के अलावा? क्रिकेट देखना पसंद है सर मुझे। जी। क्रिकेट आप पसंद करती हैं? देखना केवल पसंद है? हाँ, खेला तो नहीं है, देखना पसंद है। अभी इधर जब से तैयारी में आए हैं तब से तो नहीं देख पा रहे थे, थोड़ा बस ये रहता था कि फ़ोन पे स्कोर चेक कर लिया, वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो यही है सर जी। गर्ल्स को लेकर आप एक मैसेज तो पूरा आप उनको दिए, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, और साथ में उन गार्जियन के लिए भी आप कीजिए, क्योंकि आजकल प्रतियोगिता पेरेंट्स की भी हो गई है, उनको धैर्य रखने की ज़रूरत होती सिविल तैयारी के लिए। दोनों आप थोड़े में कंक्लूज कर दीजिए। सर धैर्य, जैसा कि आपने बताया, मुझे लगता है कि अगर वो नहीं है तो आप इस सेवा में मत आइए। जी। इस तैयारी में मत आइए, सेवा तो दूर की बात है। और धैर्य ना सिर्फ एस्पिरेंट्स को रखना है, बल्कि उनके पेरेंट्स को शायद उनसे कहीं ज़्यादा रखना है। क्योंकि जैसे कि अभी 12th फेल फिल्म भी आई, उसमें एक रीस्टार्ट की बात कही गई है। आप प्री में फ़ेल हो गए, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मेंस में फ़ेल हो गए, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी
स्टेप पे आके आप फेल होते तो रीस्टार्ट करना, उसके लिए धैर्य की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, लंबी लड़ाई है, 2-3 साल 4 साल की लड़ाई है। तो आपको हर दिन अपना पेशेंस और अपना मोटिवेशन बना के रखना है। पेरेंट्स के लिए मेरा यही संदेश है कि उन पे दबाव ना बनाएं, अपनी सोच उन पे ना डालें, उनको उभरने तो दीजिए, वो एक अलग इंसान है। अगर पेरेंट्स की सोच से ही हमें चलना होता तो शायद भगवान ने हमें दिमाग नहीं दिया होता। अपना अपना सबको दिमाग मिला है, सब लोग अपना अपना इस्तेमाल करें। और आप बच्चों को भरोसा रखिए, उन पे दबाव मत बनाइए, उनको उनकी आप गलत सही बताइए उन्हें कि क्या गलत है क्या सही है, ऑप्शंस उन्हें दीजिए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट उनको खुद डिसीजन मेकिंग लेने दीजिए। उनको उन पे भरोसा जब आप रखेंगे तभी वो अपने पे भरोसा कर पाएंगे। ऐसा होता है सर कि बहुत लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब तक पेरेंट्स तारीफ़ ना करें तब तक वो सेल्फ बिलीव नहीं आता है। तो हमें वहाँ से सुनना है। तो आप उनके लिए एक पॉजिटिव वे में ही रहिए। जी, हमें कुछ बोलना लास्ट में नहीं, हमें कुछ सीखना है अंजनी जी से, क्योंकि इन्होंने मैटर दे दिया कि हमें आगे साक्षात्कार में उसका हम शोध करेंगे। उसके बाद फिर नए फिल्टर के साथ में जो मैं आपके बीच में आऊँगा। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, धन्यवाद। थैंक यू सर।